नमस्कार लॉ स्टूडेंट्स, वेलकम। फाइनल एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं और आज हम लोग यूनिट 5 यानी कन्वेंसिंग को पूरी तरह से मास्टर करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ एग्जाम में नंबर नहीं दिलाएगा बल्कि आपकी लॉ प्रैक्टिस में हर एक दिन काम आएगा। तो रेडी हो जाइए। एक सेकंड के लिए सोचिए, आपने अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स लगाकर एक प्रॉपर्टी खरीदी, पेमेंट भी पूरी कर दी, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी लीगल गलती की वजह से आप उसके मालिक हैं ही नहीं। शॉकिंग राइट? ऐसा कैसे हो सकता है? वेल, इसका जवाब कन्वेंसिंग की डिटेल्स में छुपा है। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम कन्वेंसिंग के बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर डीड की एनाटॉमी को समझेंगे, पूरे सेल प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ लैंडमार्क केस लॉस को भी कवर करेंगे। एंड तक आप एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड होंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो चलिए सीधे डाइव करते हैं सेक्शन 1 में। कन्वेंसिंग की बुनियाद आखिर ये है क्या और ये इतना जरूरी, इतना क्रिटिकल क्यों है? बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो कन्वेंसिंग वो पूरा लीगल प्रोसेस है जिसके जरिए एक प्रॉपर्टी का मालिकाना हक, जिसे हम लीगल लैंग्वेज में टाइटल कहते हैं, एक इंसान से यानी वेंडर से दूसरे इंसान को यानी वेंडी को ट्रांसफर किया जाता है और इसका सबूत होता है एक प्रॉपर लीगली वैलिड रिटन डॉक्यूमेंट। इसको हमेशा के लिए याद रखने का एक सिंपल तरीका है। इमेजिन कीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी का टाइटल एक डिजिटल ट्रॉफी की तरह है। तो कन्वेंसिंग क्या है? कन्वेंसिंग उस ट्रॉफी को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में लीगली ट्रांसफर करने के लिए ऑफिशियल ट्रांसफर कोड लिखने का प्रोसेस है। सिंपल। अब आते हैं उस चीज पर जो इस पूरे प्रोसेस का दिल है, इसका सेंटर है, द डीड। चलिए इस लीगल ब्लूप्रिंट की एनाटॉमी को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आखिर होता क्या क्या है। तो कोई भी आम डॉक्यूमेंट एक लीगली बाइंडिंग डीड कब बन जाता है? इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो फॉर्मली लिखा होना चाहिए, उस पर पार्टीज के सिग्नेचर होने चाहिए, कम से कम 2 गवाहों ने उसे विटनेस किया हो और जिससे प्रॉपर्टी मिल रही है उसको डिलीवर किया गया हो। ये सारे एलिमेंट्स एब्सोल्युटली जरूरी हैं। ये है एक स्टैंडर्ड डीड की एसेंशियल चेकलिस्ट। इसको आपसे नींद में भी कोई पूछे तो पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन, यानी ये सेल डीड है, गिफ्ट डीड है या क्या है, डेट एंड प्लेस, पार्टीज की पूरी डिटेल्स, नाम, एड्रेस, रिसाइटल्स जिसमें वेयरएज करके प्रॉपर्टी की हिस्ट्री लिखी जाती है, कंसिडरेशन यानी प्राइस और लास्ट में एग्जीक्यूशन यानी पार्टीज और 2 विटनेसेस के सिग्नेचर्स। एक भी चीज मिस हुई तो पूरी डील खतरे में पड़ सकती है। डीड के अंदर कुछ स्पेसिफिक लीगल क्लॉजेस होते हैं, जैसे कि पार्सल्स क्लॉज, ये आपकी प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट 4 दीवारी या बाउंड्रीज बताता है, और हेबेंडम क्लॉज ये डिफाइन करता है कि बायर को प्रॉपर्टी पर कितना अधिकार मिल रहा है, क्या वो हमेशा के लिए मालिक बन रहा है या कुछ सालों के लिए। ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब थियरी से आगे बढ़ते हैं और रियल वर्ल्ड में एक प्रॉपर्टी खरीदने के प्रैक्टिकल सफर को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये पूरी जर्नी शुरू कहां से होती है? सबसे पहला और कॉमन मिस्टेक लोग ये करते हैं कि वो अग्रीमेंट टू सेल को ही फाइनल सेल समझ लेते हैं। नहीं, ये सिर्फ एक वादा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है कि फ्यूचर में प्रॉपर्टी बेची जाएगी जब सारी कंडीशंस जैसे कि फुल पेमेंट पूरी हो जाएंगी। ये एक्चुअल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता। यह है प्रॉपर्टी खरीदने का पूरा लाइफ साइकिल। पार्टीज पहले टर्म्स नेगोशिएट करती हैं, फिर एग्रीमेंट बनता है, इसके बाद लॉयर प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल यानी टाइटल सर्च करता है, फाइनल सेल ड्राफ्ट होती है, उस पर स्टैंप ड्यूटी पे की जाती है और आखिर में सब रजिस्ट्रार के सामने उसका रजिस्ट्रेशन होता है। ये सीक्वेंस एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। फाइनल डीड साइन करने से पहले सबसे जरूरी काम है टाइटल क्लियरेंस। इसमें लॉयर एक डिटेक्टिव की तरह पिछले 30 साल के रिकॉर्ड्स चेक करता है, न्यूज़पेपर में नोटिस देता है और एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट निकलवाता है। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि ये इंश्योर हो सके कि प्रॉपर्टी का टाइटल बिल्कुल साफ है और उस पर कोई लोन, केस या दूसरा क्लेम तो नहीं है। और ये है मंजिल, द सेल डीड। ये फाइनल, एब्सोल्यूट, अल्टीमेट डॉक्यूमेंट है जो ओनरशिप को लीगली सेलर से बायर के नाम पर ट्रांसफर करता है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, बिना रजिस्ट्रेशन के एक सेल डीड सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हमेशा खरीदने बेचने से ही नहीं होता, कई और तरीके भी हैं। तो चलिए कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट डीड्स के फ्लेवर्स को भी समझते हैं। ये डीड्स अक्सर फैमिलीज के बीच यूज होती हैं। गिफ्ट डीड तब होती है जब नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है। मानिए एक पिता अपनी बेटी को प्यार से एक फ्लैट गिफ्ट करते हैं। जबकि रिलिंक्विशमेंट डीड तब काम आती है जब को ओनर्स में से कोई एक प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा दूसरे को ओनर के नाम पर छोड़ देता है, जैसे 2 भाइयों में से एक भाई अपना शेयर दूसरे को दे दे। अब आते हैं एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन पर, लीज वर्सेस लाइसेंस। इनके बीच का सबसे बड़ा फंडामेंटल फर्क याद रखिए। लीज आपको प्रॉपर्टी में एक लीगल इंटरेस्ट यानी हक देती है जिसको आपसे आसानी से छीना नहीं जा सकता, जबकि लाइसेंस वो सिर्फ यूज करने की परमिशन है जिसे मालिक कभी भी वापस ले सकता है। इसी एक फर्क से टेनेंट के सारे राइट्स डिसाइड होते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी रखकर बैंक से लोन लेते हैं तो जो डॉक्यूमेंट बनता है उससे कहते हैं मॉर्टगेज डीड। इसमें 3 चीजें बिल्कुल साफ साफ लिखी होनी चाहिए: लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, ब्याज की दर यानी इंटरेस्ट रेट, और बैंक का राइट टू फोरक्लोज यानी अगर आपने पेमेंट नहीं की तो बैंक को प्रॉपर्टी कब्जाने का अधिकार होगा। देखिए, कानून तो किताबों में लिखा है, पर उसका असली मतलब क्या है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ही तय होता है। चलिए 2 ऐसे लैंडमार्क केसेस देखते हैं जिन्होंने कन्वेंसिंग के रूल्स को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। ये आपको एग्जाम में जरूर मेंशन करने हैं। पहला केस है सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी यानी पीओए के जरिए प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस थी, खासकर दिल्ली एनसीआर में। इस बार सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट एकदम क्लियर, एकदम लाल अक्षरों में था, नहीं, एक बड़ा सा नहीं। प्रॉपर्टी की ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड डीड ऑफ कन्वेंस जैसे कि सेल डीड से ही लीगली ट्रांसफर हो सकती है। पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे शॉर्टकट्स सेल के लिए वैलिड नहीं है, पीरियड। दूसरा इंपॉर्टेंट केस है बोमानी वर्सेस मुरलीधरन। यहां मुद्दा थोड़ा टेक्निकल था, कैसे पहचाने कि एक ट्रांजैक्शन असली सेल है या सेल के बेस में एक लोन है, यानी मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है या सेल विद अ रीपर्चेज ऑप्शन। यहां कोर्ट ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पार्टीज की नियत यानी इंटेंशन, और ये इंटेंशन डीड में लिखे शब्दों से ही पता चलती है।
अगर डीड पढ़कर ऐसा लगता है कि एक कर्ज चुकाना अभी भी बाकी है तो वो ट्रांजैक्शन मॉर्गेज माना जाएगा, सेल नहीं, भले ही उसका नाम सेल डीड क्यों ना हो। ठीक है, अब एग्जाम से ठीक पहले के लिए ये है आपका 30 सेकंड का क्विक रिवीजन राउंड। चलिए सारे की पॉइंट्स को एक बार फिर से अपने दिमाग में लॉक कर लेते हैं। रेडी? इस लैटिन मैक्सिम को हमेशा याद रखिएगा, नीमो दैट कोड नॉन हैबिट। इसका मतलब है जो चीज आपके पास है ही नहीं वो आप किसी और को दे नहीं सकते। अगर सेलर का ही टाइटल अच्छा नहीं है तो वो बायर को अच्छा टाइटल कहां से देगा? ये पूरे कन्वेंसिंग की बुनियाद है। ये हैं इस पूरे यूनिट के 5 गोल्डन रूल्स। अगर आपको ये 5 पॉइंट्स अच्छे से याद हैं तो आप किसी भी सवाल का जवाब आराम से दे सकते हैं। चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट है। चलिए अब एक क्विक टेस्ट हो जाए। पहला सवाल, लीज और लाइसेंस में सबसे फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? सोचिए। करेक्ट आंसर है इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। लीज प्रॉपर्टी में एक लीगल हक यानी इंटरेस्ट क्रिएट करती है, जबकि लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ उसे यूज करने की परमिशन देता है। गुड जॉब। अगला सवाल आपसे केस लॉ की नॉलेज टेस्ट करेगा। सूरज लैंप केस के मुताबिक क्या पावर ऑफ अटर्नी से प्रॉपर्टी लीगली बेची जा सकती है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। सिर्फ एक रजिस्टर्ड डीड ऑफ कन्वेंस ही वैलिड मानी जाएगी। एक्सीलेंट। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक लॉयर के हाथ में जब एक डीड ड्राफ्ट करने के लिए आती है तो वो सिर्फ कागज नहीं बल्कि किसी की पूरी जिंदगी की मेहनत होती है। आपका लिखा हुआ एक सिंगल क्लॉज किसी परिवार को बचा सकता है या बर्बाद कर सकता है। तो जब भी ड्राफ्ट करें वाइजली ड्राफ्ट करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। अगला एक्सप्लेनर किस टॉपिक पर चाहिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।